रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, सलीमा रज़ा का आदाब, नमस्कार, कबूल फरमाइए। कभी आपने सोचा कि जब आप अपनी कामयाबी पर सीमाएं नहीं बांधते, तभी आप दूसरों को इस बात की प्रेरणा देते हैं कि वो असंभव को संभव बना सके। जी दोस्तों, दिल को छूने वाली इस उड़ान में उड़ते उड़ते हम आ पहुंचे हैं इस सीरीज के सेकंड लास्ट एपिसोड तक। आपको याद दिला दूं कि हम इस सीरीज में उन दृष्टिहीन लड़कियों, महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपने आप को सीमाओं में बांधे बगैर अपना एक जहां बनाती हैं। कुछ ऐसी ही एग्जाम्पल है मुंबई की चेतना मुले। चेतना एक प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट है और साथ ही एक सकुशल गृहिणी और माँ भी। लीजिए, इनसे बात कर रही हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार चेतना मुले जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते सर। चेतना जी, आप फिजियोथेरेपी के काम करते हैं। हाँ जी सर। तो ये फिजियोथेरेपी आप कितने सालों से कर रहे हैं? 7 साल से काम कर रही हूँ। और इसके लिए ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिला? मुझे ट्रेनिंग मिला, एक मैंने बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स है वो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में किया, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा अहमदाबाद से किया। कुल ट्रेनिंग आपका क्या 3-4 साल का है या? 3 साल का है। और सर्टिफिकेट कोर्स? सर्टिफिकेट कोर्स है वो 2 साल का है। जब आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया तो शुरू में आपने कहीं काम किया या आप सीधा प्राइवेट प्रैक्टिस पे ही निकल गए? नहीं, मैंने शुरू में फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर उनके क्लिनिक में मैंने काम किया 6 महीने के लिए जी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे मेरा प्रैक्टिस डेवलप किया, प्राइवेट प्रैक्टिस। और ये जो आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है, ये क्या है और कब से है? ये मेरा आंखों का प्रॉब्लम जन्म से है जी। और मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। तो जब आप चलते फिरते हैं तो आपको मदद की जरूरत है या आप अकेले चलते हैं? क्रॉसिंग के लिए वगैरह मदद की जरूरत होती है जी। और बाकी ऐसे चलने के लिए मैं व्हाइट स्टिक का ऑलवेज यूज करती हूँ। थोड़ी मुझे विजन है, इसके लिए मैं रास्ते पे ही लेकिन साइड से अच्छी तरह से चल सकती हूँ, तो इसके लिए कुछ इतनी दिक्कत नहीं आती है। ये जो भीड़ में लोग एडवांटेज लेने का जो सिलसिला है, ऐसे चैलेंजेस मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि लोग डिसएडवांटेजेस लेंगे। जस्ट टच से मालूम पड़ता है कि कोई किसी का हमको टच हो रहा है कि नहीं, किस टाइप से हो रहा है। भीड़ है तो वो तो होगा ही, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि हो रहा है कुछ, तो अगर हम बोलते तो बराबर सामने वाले को पता चल जाता है कि ये अलर्ट है, तो हम कुछ इनको फंसा नहीं सकते हैं ऐसा। ओके। अभी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग लेने के लिए आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है? बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर ब्लाइंड के लिए ये है एसएससी पास, यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास। हाँ, 10th स्टैंडर्ड पास जो है और उसका थोड़ा इंग्लिश अच्छा है जी। उसको एडमिशन मिल जाता है इजीली। तो आपका क्वालिफिकेशन क्या था? मैं ग्रेजुएट हूँ इन मराठी लिटरेचर। जी, जाहिर है कि आप कर रहे हैं और कई और भी लोग कर रहे हैं। ये महिलाओं के लिए एक अच्छा कार्य क्षेत्र है। मोस्टली अपने इंडिया में ऐसे कि लेडीज है वो लेडीज डॉक्टर के पास ही जाएंगे जी। और फिर से लेडीज के कई टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जी। तो इसके लिए उनको लेडीज की जरूरत रहती कि हमारे लिए ये लेडीज ही अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा जी। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ कि इसमें काफी स्कोप है लेडीज के लिए। तो आप क्योंकि आप लोग देख नहीं सकते और ये टच एंड फील का है, तो पेशेंट्स को इसमें कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, ये पेशेंट को ऑलरेडी मीन्स माइंड बिल्डअप होता है कि मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है वो ब्लाइंड है और मुझे एक्सेप्ट करना ही है और उसको कोऑपरेट करना है। तो इस टाइप का ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाता है। और फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपने कुछ और भी टेक्निक्स डेवलप किए हैं या? उसके साथ साथ मैंने साइंटिफिक मसाज, रिफ्लेक्सोलॉजी, थाई योगा मसाज का भी कोर्स किया है।
तो आपको लगता है कि ये आपका जो डिप्लोमा कोर्स है और आपका जब तुलना किया जाता है जो मेडिकल कॉलेजेस से जो फिजियोथेरेपिस्ट निकलते हैं, तो आपको एक डिसएडवांटेज होता है उससे? नहीं, क्योंकि ये जो आप सब्जेक्ट बोलते हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, ये सब्जेक्ट हम लोग को भी अच्छी तरह से सिखाए जाते हैं जी। तो जितना हम एनाटॉमी जानते हैं उतना ही वो लोग जानते हैं जी। तो आपका पेरेंट्स का रुख क्या था आपके प्रति, कुछ याद है आपको? मेरे पेरेंट्स को तो लग रहा था कि मैं कुछ पढ़ सकूं, तो मुझे दिखाई नहीं इतना देता था, तो भी मेरी माँ ने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया। मैं छोटी थी तभी स्कूल में जाना शुरू किया था, लेकिन स्कूल में मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ मुझे नहीं दिखाई देता था। साइमल्टेनियस वही टाइम पे मेरे पिताजी को समझ में आया कि ऐसे ऐसे ब्लाइंड स्कूल है, तो उन्होंने वहां से मुझे निकाल के दूसरे ये ब्लाइंड स्कूल में रखा। एसएससी तक मैंने ब्लाइंड स्कूल में ही पढ़ाई किया। तो उसके बाद 11 और 12 में आपने कहाँ से किया? मैंने पूरा ग्रेजुएशन तक रामनारायण रुया कॉलेज है माटुंगा में, वहाँ पे किया। तो आपने कंप्यूटर यूज करना कब शुरू किया? फिजियोथेरेपी कोर्स चालू किया तभी से ज्यादा कंप्यूटर पे काम शुरू हुआ। अभी भी मैं एक बेसिक कंप्यूटर सीख रही हूँ। तो हम चलते हैं आपके पारिवारिक जीवन में। शादी आपने कब किया? शादी मैंने जब भी मेरा फिजियोथेरेपी का कोर्स खत्म किया तभी मेरी शादी हुई। ये आपका अरेंज मैरिज था या आपके हस्बैंड को पहले से ही जानते थे? हम पहले से ही जानते थे। और परिवार में और भी कोई है? मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी लड़की छोटी। तो उनका रिएक्शन क्या है आपके प्रति? उसको अभी मेरे हस्बैंड भी ब्लाइंड होने के कारण उनको मालूम है कि एक विजुअली चैलेंज के क्या प्रॉब्लम होते हैं, वो अच्छे से उनको मालूम है। छोटा बच्चा देखता है तो बच्चा तो इमीडिएटली फॉलो करता है इस जो बड़े जो करते हैं, उसका एक ऑब्जर्वेशन ऑलवेज चलते रहता है। तो वो हमेशा पूछते रहते, मम्मी तुझे नहीं दिखता है तो ये तुझे कैसे पता चलता है? छोटी है इतनी तो भी उसका भी बहुत कोऑपरेशन मिलता है। एक दृष्टिहीन महिला होने के नाते मम्मी का रोल अदा करने में आपका चैलेंजेस क्या है? अगर कोई नहीं है घर में देखने वाले तो बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो आपने इसको टैकल कैसे किया? 3-4 साल मैंने कुछ भी काम नहीं किया और मेरी बच्ची के साथ ही मैंने टाइम स्पेंड किया। जब भी क्रॉलिंग करती थी तो सब चीजें अच्छी तरह से मैंने अरेंज करके रखा कि उसके हाथ में ना आए। तो भी ऐसे होता था कि उसके हाथ में कुछ ऑयल का बोतल मिल गया, वो ऑयल उसने अपने सर पे डाल लिया, कुछ ऐसे होते ही रहता था। तो और एक तो बच्चे का रहता है कि बच्चे को ऐसा कुछ मिल जाता है तो बच्चा चुपचाप बैठ के वो काम करते रहता है। तो ये एक्सपीरियंस से मुझे पता चल गया कि अगर उसका कुछ आवाज नहीं है, शांति से बैठा है, यानी बच्चा कुछ तो कर रहा है। और घर में भी हम लोग ने ऐसे अरेंजमेंट करके रखा कि ज्यादा कुछ एक्सीडेंट हो और कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा हम लोग ने नहीं रखा था कुछ भी। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंटल स्टेजेस बढ़ते गए, उस तरीके से हम लोग ने हमारे घर में भी चेंजेस करते रहे। हमारे सुनने वाले जो महिलाएं हैं, दृष्टिहीन महिलाएं हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे आपके जिंदगी के अनुभव से? मैं एक ऐसा कहना चाहूंगी कि हर चीज एक्सपीरियंस करना है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन हमेशा रहेगा। अगर हम एक सोल्यूशन निकलते आगे के बराबर से सब रास्ता निकलता है। तो आपका संक्षेप में कहना है कि एक्सपीरियंस करो और एक्सपीरियंस से सीखो और एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। चेतना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और हमसे बात किया। थैंक यू सर। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। देश की संपूर्ण स्थिति का जायजा लेने के लिए लगातार कोई न कोई अभियान जारी किए जाते हैं, ये तो आप जानते हैं, जो कि हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज 2011 सन में होने वाली है। जी हां, मैं बात कर रही हूं सेंसस की। शायद आपको पता भी हो कि अप्रैल 2011 से लेकर जून 2011 तक ये सेंसस होगी, जो कि दिल्ली स्टेट से शुरू होगी। मैं समझ गई, आप सोच रहे हैं कि इसका हमारे प्रोग्राम से क्या संबंध है। संबंध इस तरह से है कि सेंसस में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की भी गणना होगी।
विकलांग कौन है, ये जानकारी सरकार को इसलिए चाहिए कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। जनहित के लिए अनेक स्कीम्स होती हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजना और कई वेलफेयर स्कीम्स। सरकार के लिए जानना आवश्यक है कि कितने लोगों को किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। सेंसस जनसंख्या में आए बदलाव और ट्रेंड्स के बारे में हमें जानकारी देता है, जो कि एक कामयाब प्लानिंग के लिए जरूरी है। 2001 के सेंसस के मुताबिक भारत में 2% विकलांग लोग हैं, मगर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये संख्या 10% होगी। इसमें भी शक नहीं कि शिक्षा, रोजगार, यातायात, स्वास्थ्य और असिस्टिव डिवाइसेस पर सेंसस का भरपूर असर पड़ता है। सीधी बात है, अगर होगा सही डिसेबिलिटी डेटा तो होगा पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान, जिससे मिलेंगी बेहतर सुविधाएं और तब मिलेंगे माकूल मौके। शायद आप पूछें, हमें क्या करना है? आपको ये करना है कि जब सेंसस इन्यूमरेटर यानी जनगणना अधिकारी आपके घर आए तो ध्यान रहे कि उनके फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछे जाएं और आपके उत्तर भी उसमें भरे जाएं। डिसेबिलिटी से जुड़े इस प्रश्न नंबर 9 के 3 भाग हैं। 9A, क्या वो व्यक्ति डिसेबल है? 9B, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है? 9C, अगर कई तरह की डिसेबिलिटी है तो हर एक को अलग अलग बताया जाए। दैट्स इट, और कोई प्रश्न नहीं और इससे ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं पूछे जाएंगे। अरे हाँ, ये जरूर याद रखें कि जो व्यक्ति सिर्फ एक आंख से ब्लाइंड है या सिर्फ कलर ब्लाइंड है या रात को नहीं देख सकता, उसका शुमार डिसेबल्ड या निःशक्त में नहीं होगा। एपिसोड 148 में हमने आपसे पूछा था, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे यानी निःशक्त जन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 3 दिसंबर, 3 दिसंबर। हमारी टीम मेंबर निकिता जैन मौजूद हैं हमारे साथ। आप ही में से चुने गए उस नाम के साथ जो इस कॉन्टेस्ट के विनर हैं। हमारे आज के विजेता हैं मोहम्मद शमशाद आलम, अरारिया, बिहार से। आलम जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। ये है रोशनी का कारवां। आज का एपिसोड नंबर है 151। अगर आपने आज का एपिसोड ध्यान से सुना है तो जवाब पाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। 2011 की सेंसस यानी जनगणना में डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न इन्यूमरेटर के फॉर्म में कौन से नंबर पर होगा? योर ऑप्शंस आर ए, प्रश्न क्रम 900, बी, प्रश्न क्रम 90, सी, प्रश्न क्रम 9। था ना आसान सा सवाल, लेकिन इसका जवाब देने में आपका 1 साल बीत जाएगा। जी कैसे? अरे भाई, 2010 में सवाल और 2011 में जवाब। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं, और SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org, यानी radio@eyeway.org, और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 011-460-70-380, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। नए साल के लिए आपको शांति, स्वास्थ्य और भरपूर सुख की शुभकामनाएं मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। जुड़िए इस कारवां से हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती पर। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां।